नमस्कार दोस्तों। किसी ने खूब कहा है कि अगर हमें पैसे मैनेज नहीं करना आता है तो जब पैसा हमें मैनेज करने लगेगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आपके हाथों से पैसे इस तरह से बहेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी तेजी से बहेंगे जिस तरह से पानी आपके हाथों से छूट जाता है और केवल पानी के कुछ कण हाथों में रह जाते हैं। बस वही आपके साथ होने वाला है अगर आप लोग सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं। इस वीडियो का मेन टॉपिक है आपको ईजिएस्ट वे में फाइनेंशियल प्लानिंग बताना, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, किन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं और कहां से शुरू कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप कहीं भी पैसा डाल रहे हैं तो उस पैसे से आपको क्या मिलने वाला है और वहां पैसा आप क्यों डाल रहे हैं। ये दो चीजें आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, गोल और पर्पस। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स आप लोगों को लगते होंगे लेकिन एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं जब आप लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे बड़ी चीज होती है पहले इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन दो तरह की होती है। एक इमरजेंसी सिचुएशन की आप लोग अभी इस दुनिया में हो, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, इस दुनिया में हूं। अगर मेरी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई तो मैं क्या करूंगा, मैं सोर्स ऑफ इनकम कहां से जनरेट करूंगा, या फिर कुछ ऐसे ऑप्शन है मेरे पास, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं मेरे पास जहां से मैं उन पैसों को निकाल करके यूज कर सकता हूं कुछ स्पॉम पीरियड के लिए, जैसे कि 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए आराम से मेरे खर्चे चल सकते हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या आपने ऐसा कुछ किया है? नहीं किया है तो आज से स्टार्ट कर दो। जिसे बोलते हैं हम लोग इमरजेंसी फंड। आप अपना इमरजेंसी फंड आज से ही क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। मैं नहीं कहूंगा कि आप अपनी पूरी सैलरी उठा करके सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। सबसे पहले आप छोटा छोटा अमाउंट अपनी सैलरी का 1%, 2%, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, जितना भी होता है वो उठा करके किसी एफडी में डालो या फिर अपने सेविंग अकाउंट में ही रखो। कोई नया सेविंग अकाउंट खुलवा लो या फिर कोई डेट फंड में डाल दो जहां से आपका पैसा सिक्योर रहे, आप लोगों की लिक्विडिटी वहां से हो और आपको मिल सके। इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट करो। दूसरी इमरजेंसी होती है दोस्तों कि अगर आप लोग ना हो तो फिर आपकी फैमिली का क्या? आपकी फैमिली का क्या होगा? आपके सिवा आपकी फैमिली को देखने वाला कौन है? वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दोस्तों आजकल बहुत जरूरी है। लाइफ का ठिकाना कुछ भी नहीं है, कब क्या हो जाए, तो अपने लिए एक लाइफ इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस से अच्छा टर्म इंश्योरेंस। अगर आप अपनी फैमिली के लिए कवर ले रहे हो तो टर्म इंश्योरेंस लो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ी सी इसकी एलिजिबिलिटी होती है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, इतने का आईटीआर वाईटीआर फाइल करना चाहिए, तो वहाँ पे अगर नहीं फुलफिल हो पाता है आपका तो अपने लिए एक लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। ये पहली चीज आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या आता है? दूसरी फाइनेंशियल प्लानिंग आती है आपके मंथली बजट। मंथली बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट तो होता रहेगा, मंथली बजट अगर नहीं क्रिएट हुआ ना तो फिर आपका सारा इन्वेस्टमेंट धरा का धरा रह जाएगा। ये सारा कुछ मैंने पर्सनल फील किया है। आपको बहुत सारे लोग, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर ये बताते हुए बोलेंगे कि भैया आपने 100 में से 100 रुपए कमा रहे हो तो 20% उठा करके इन्वेस्टमेंट के लिए डाल दो। तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ से निकल करके आएगा जब आप बजट क्रिएट करोगे? बजट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने खर्चों को साइड करना है और अपने जो रियल एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि अगर आपके बच्चे हैं तो आपकी बच्चों की फीस जा रही होगी महीने की, आपके बच्चे के कपड़े उपड़े, घूमना उमना, ये सारा कुछ आपके बजट में क्रिएट होना चाहिए। आपके फिक्स्ड खर्चे होते हैं राशन के। आपको 100 किलो दाल लगनी है, 10 किलो दाल लगनी है, 100 किलो ज़्यादा हो गया, बट बड़ा परिवार है तो 100 किलो लगता है। 20 किलो दाल, 20 किलो चावल, 40 किलो आटा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसमें कितना जा रहा है वो पता होना चाहिए। और दोस्तों अगली चीज, फाइनेंशियल प्लानिंग में बजट आपने क्रिएट कर लिया, अपने लिए इमरजेंसी क्रिएट कर लिया, अब आपको आना है अपने इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। अब आपने बजट में जो भी पैसा बचाया है वो सारा इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए और कम से कम 100 रुपए में से आप 10 रुपए निकाल करके इन्वेस्टमेंट के लिए रखो। अगर आपकी इनकम 100 रुपए महीने की आ रही है तो उसमें से 10 रुपए निकाल करके इन्वेस्टमेंट में डालो। नेक्स्ट दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है इन्वेस्टमेंट करे तो करे क्या। देखिए, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, एक होती है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट, एक होती है शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट, और एक होती है मीडियम टर्म के इन्वेस्टमेंट, और एक होती है हमारे गोल्स के इन्वेस्टमेंट जो हम लोग चाहते हैं कि ये फुलफिल हो जाए। जैसे कि अगर हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो ट्रैवल के लिए प्लान करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम एक कार खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे मीडियम टर्म्स के या फिर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट्स में आ जाते हैं। तो गोल को कैटेगराइज करिए आप लोग
सबसे पहले गोल आप लोग जो क्रिएट करना है वो है आपके लॉन्ग टर्म का गोल, जो कि रिटायरमेंट का है। अगर आपके बच्चे नालायक निकल जाते हैं, कुछ भी नहीं पता, भले ही बहुत से फैमिली को मैंने देखा है दोस्तों, बहुत घनिष्ठ प्यार था उनमें, लेकिन जब बच्चे ग्रो होते हैं तो उनमें दूरियां बढ़ती जाती हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है, केवल बच्चों पर डिपेंड मत रहिए, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करिए। और दोस्तों आप लोग मुझे थैंक यू बोलेंगे आज से 20 साल बाद, 40 साल बाद या फिर 10 साल बाद, जब भी आपकी रिटायरमेंट आ रही है, केवल आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तो नहीं बता रहा, बट जो मैंने पर्सनल फील किया है लोगों को देख करके, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आप लोग अपने लिए थोड़ा सा स्वार्थी हो जाइए और अपने लिए इन्वेस्टमेंट करिए, अपने लिए पैसा बचाइए। दूसरी चीज कि अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दी है तो आपको प्लान करना है अपने गोल्स के लिए। अगर आपके पास घर नहीं है तो घर के लिए गोल क्रिएट करना है। अगर आपको अपने बच्चे की पढ़ाई करानी है, मान लीजिए आपका बच्चा डॉक्टरी पढ़ना चाहता है, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, तो उसकी एजुकेशन प्लानिंग के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप इस तरह के गोल्स को ढूंढिए कि आपकी जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है, जो फिक्स्ड रिक्वायरमेंट है, जो फ्यूचर में आने ही वाली है, वो क्या है, उसके लिए आप लोग सबसे पहले प्लानिंग कीजिए। फिर उसके बाद आप लोग ट्रैवल वेबल या फिर अगर आप लोग कार वार खरीदना चाहते हैं वो उसकी प्लानिंग करिए। ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों जो आखिरी चीज आती है कि इन सभी में आपकी सैलरी का कितना हिस्सा चला जा रहा है और कितना हिस्सा बच रहा है। अब जो मैंने 10% आपको 100 में से 10% बोला कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो कम से कम 10 रुपए तो जरूर इन्वेस्ट करिए। तो वो चीजें कई बार 5 रुपए पे चली जाती हैं जब आप लोग अपने बजट को क्रिएट करते हो, जब आप लोग फिक्स्ड खर्चों को निकालते हो। तो वहां से अब आपको अपने खर्चों को काट करके कम से कम 10% पे लेकर के आना है और ये आपको करना ही होगा। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप अल्कोहल या फिर अगर आप लोग धूम्रपान करते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हो, रेस्टोरेंट वगैरह में, या फिर अगर आप लोग ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हो फालतू के, आप दोस्तों के साथ बटर गश्ती ज़्यादा करते हो, वहाँ पे पैसे ज़्यादा खर्चा करते हो, तो उन सभी की लिस्ट बनाओ और देखो कि वहाँ से आप कहाँ कहाँ से खर्चे काट सकते हो और थोड़े थोड़े में काम हो सकता है तो ठीक है, वहां से उठा करके पैसा ये 10% में डालो। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास पैसे नहीं बचते हैं। आप देखो कि आप कहाँ फालतू खर्च कर रहे हो। अब कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि आप कहीं फालतू खर्च नहीं भी कर रहे हो तो भी आपके 10 रुपए नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए कि अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाइए या फिर आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें और लगन के साथ करिए और अपनी इनकम को बढ़ाइए। ये आपकी नेक्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए 2022 में कि अगर आपकी इनकम नहीं हो पा रही है और अगर आपकी इनकम हो भी पा रही है फिर भी आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाइए। नेक्स्ट चीज कि जो लोग भी पिछले समय से इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, जो लोग भी 2022 से पहले 2021, 20, 19, 18, 1900, 1800 जितने भी साल के हो आप इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने एफडी कराई है, आरडी कराई है, पीपीएफ खोल रखा है, आपका एनपीएस है, आपका कोई भी प्रोविडेंट फंड है, आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने इंश्योरेंस तक ले रखा है, तो आप उन सभी को रीवैल्यूएट कीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आगे आने वाले खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। अब कई बार इक्विटी में आपको अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग बहुत जरूरी है। मैं आपको सारी डिटेल में नहीं बताऊंगा वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और बहुत से लोग बोर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आप अपने पोर्टफोलियो को निकाल करके देखिए, पोर्टफोलियो में आपकी क्या क्या है, कौन से फंड आपकी परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं, आपका कोई गोल पूरा हो गया है, आपका ये था कि हमें इस फंड से इतने लाख रुपए इन्वेस्ट करके इतना चाहिए था, तो आप उसको एग्जिट कर लो। ठीक है, आप ये मत सोचो, लालच में मत पड़ो कि हाँ मैं और रहने देता हूं। आपका जो भी गोल था वो निकाल लो। और रीबैलेंसिंग का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपको लग रहा है कि इस फंड में कुछ और पैसा जाना चाहिए, इसमें मैं और डाल सकता हूं, या फिर मुझे अपनी एसआईपी बढ़ानी चाहिए, या फिर अगर आपको लगता है कि कुछ और फंड ऐड करने चाहिए, या फिर इस फंड को निकाल करके किसी एक दूसरे फंड में डालना चाहिए, तो ये सारी रीबैलेंसिंग में आती हैं। आपको लगता है कि इस म्यूचुअल फंड में थोड़ी कम एसआईपी कर देनी चाहिए और इसकी जो एसआईपी है इसमें कर देनी चाहिए, तो ये सारा रीबैलेंसिंग आपको करना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन का ध्यान रख करके दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन्फ्लेशन का ध्यान रखो, वरना इन्फ्लेशन आपके पैसे को बहुत बुरी तरीके से खाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कहोगे कि यार मुझे बस केवल इतना ही पैसा मिल रहा है, मैंने 20 साल तक इन्वेस्ट किया पर मेरा जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही गंदा है।
आपको ऐसे ऑप्शंस को ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि इक्विटी से अच्छे रिटर्न आते हैं लॉन्ग टर्म में, रियल एस्टेट से अच्छे रिटर्न आते हैं लॉन्ग टर्म में। अगर आप लोग फिक्स्ड या फिर ऐसे फिक्स इंस्ट्रूमेंट वाले इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हो तो वो केवल आपकी इमरजेंसी के लिए काम आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए यूज किए जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हो तो उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ROI पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे नहीं देखने को मिलता है। ये तो रही दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के सामने है और क्या चीज़ें आपको करना चाहिए और कहाँ पे किस तरह से आपको सोचना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करती हैं, जैसे कि आपके कर्जे। ये बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों। अगर आपने कर्जे ले रखे हैं, एक तो बड़ा कर्जा होता है जैसे कि होम लोन ले रखा है आप लोगों ने, इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है कि कर्जों को किस तरह से चुकाएं और किस तरह से जल्दी चुकाएं, जिसमें मैंने छोटे कर्जे और बड़े कर्जे बताए हैं। तो ये वीडियो आप लोग देखिएगा जो आई बटन पे आ रही है, यहाँ से आप लोगों को थोड़ी डिटेल मिल पाएगी। मैं नहीं कहूँगा कि आप लोगों के कर्जे यहाँ से बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, पर आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल पाएगा किस तरह से हम लोग अपनी कर्ज मुक्ति कर सकते हैं काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में। तो आप अपने कर्ज को सोचो कि उसको खत्म करने की सोचे और इस वीडियो को देख लेना जिससे कि आपको मदद मिल पाए। तो ये पूरी बातें दोस्तों जो मैंने करी हैं, कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक बार मैं समअप कर दूं जिससे कि आप लोगों के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो पाए। और जो भी आपके क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अगर मुझे कमेंट दिखता है तो मैं आपके क्वेश्चंस की जरूर रिप्लाई करूंगा। सबसे पहली चीज दोस्तों कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा, आपको अपना बजट क्रिएट करना होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ कूदना पड़ेगा और कम से कम आपको 10% का इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने आपको इमरजेंसी में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताया, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस और आपको मैंने इमरजेंसी फंड जो कि 1 साल तक के लिए बताया, और हेल्थ इंश्योरेंस को थोड़ा सा मेरे माइंड से स्किप हो गया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देना चाहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। कम से कम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपका जरूर होना चाहिए, जिसमें अलग अलग गंभीर बीमारियां कवर होनी चाहिए, और अपने लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी लीजिए। अगर आप लोग लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं दोस्तों तो मैं ऑफिशियल एडवाइजर हूं मैक्स लाइफ की तरफ से। तो अगर आप लोग मैक्स लाइफ का कोई प्लान चाहते हो, मैं आप लोगों को एक प्लान डाल देता हूँ मंथली इनकम एडवांटेज का, उसको देख लो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे नंबर भी मैंने दे रखा है, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज करना, फिर हम लोग डिस्कस करके अगर आप प्लान लेना चाहते हो तो फिर वहाँ पे ले लेना। तो आपको क्या करना है, एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, लाइफ इंश्योरेंस लेना है जिसमें टर्म इंश्योरेंस भी ऐड कर सकते हैं। अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो टर्म इंश्योरेंस आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा एज कम्पेयर टू लाइफ, और फिर उसके बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको करनी है। बाकी आपको अपने गोल्स को बिल्कुल क्लियर रखना है और क्यों कर रहे हैं वो भी आपका क्लियर होना चाहिए, वरना फिर आपका पैसे का कोई मतलब नहीं है। मैंने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग बताई, चाहे आप लोगों ने किसी भी एसेट क्लास को ऐड किया हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे आपकी इक्विटी हो, चाहे फिक्स इंस्ट्रूमेंट हो या फिर डेट सिक्योरिटीज के हो, वहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए, तब जाकर के आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग होगी 2022 के लिए वो कहीं ना कहीं 90% कंप्लीट हो पाएगी। और मैंने आपको एक एड ऑन बताया कि अगर आपकी इनकम नहीं हो पा रही है उतनी, तो आप सोर्स ऑफ इनकम को जोड़ने की कोशिश करो, दूसरे सोर्स ऑफ इनकम को ढूंढो जो आप लोगों को अर्निंग करा सके और आप लोगों की जरूरतों को फुलफिल कर सके। आई होप दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोगों की काफ़ी मदद की होगी समझने में कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें और फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं जरूर आप लोगों के लिए रिप्लाई करूंगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी वो भी बता सकते हैं नीचे, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सकेंगी जो इस चैनल पे अपलोड होंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।